नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन हम सब लोगों के बीच में है। एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे अपने एग्जाम को लेकर लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। देखा गया कोविड की वजह से इसी साल देखा गया, उससे पिछले साल भी देखा गया था कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पाई, स्कूल नहीं खुल पाए थे, तो बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस की हैं, स्कूल नहीं जा पाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद जो उनकी आंखों में परेशानियां आई, उन आंखों की परेशानियों से कैसे निजात मिलनी चाहिए जब एग्जाम दें। अगर परेशानी आंखों में कोई होती है, जैसे कई बार देखा जाता है कि बच्चा बहुत देर तक पढ़ रहा है तो उसकी आंखों में दर्द होने लगता है, आई सर्जन के पास जाते हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते करते किसी का चश्मे का नंबर बढ़ गया है, लेंस में प्रॉब्लम आने लगी है, बहुत सारे मेंटल ट्रॉमा घर में है कोविड को लेकर। कैसे बच्चों को क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, घर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आज बताई जाएंगी। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्रिया आई सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। कैसे करें बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी, कैसे कोविड प्रोटोकॉल का सेंटर पर ध्यान दें, घर का एनवायरनमेंट एग्जामिनेशन के दौरान कैसा होना चाहिए, बच्चों को किस तरह की डाइट देनी चाहिए, एग्जामिनेशन डेज में किस तरह से रिवीजन करें, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का क्या है तरीका, क्या गैजेट्स का इस्तेमाल करना सही है, क्या बच्चों को एग्जाम से डरने की जरूरत है। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम हम सब के बीच में हैं। बच्चे अपने एग्जाम को लेकर पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना की वजह से इस बार प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं हो पाई। बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस भी की और ऑफलाइन क्लासेस भी की। कोरोना की वजह से बहुत सारी पाबंदियां इस बार सेंटर पर देखी जा रही हैं। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन हो चुके हैं, सेकंड टर्म एग्जामिनेशन चल रहे हैं। बच्चों को किस प्रकार से तैयारियां करनी है, रिवीजन करने का तरीका क्या है, कौन से टॉपिक को चुनें और किस पर ज्यादा फोकस करें, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, और भी महत्वपूर्ण बातें जानें परीक्षा से संबंधित हमारे इस खास प्रोग्राम में। आप भी लीजिए टिप्स अच्छे परफॉर्मेंस लाने के लिए। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, सीसीएन न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि बोर्ड एग्जामिनेशन हम सब लोगों के बीच में चल रहे हैं। सेकंड टर्म बोर्ड एग्जामिनेशन है 10th और 12th को लेकर। पेरेंट्स अपने बच्चों पर पूरी ध्यान दे रहे हैं जिससे उनका जो एक परफॉर्मेंस हो वो अच्छा है, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर आए। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोविड की वजह से बहुत से लोग मेंटल ट्रॉमा रहे, जिसका असर बहुत देखा जा रहा है कि मेंटल इलनेस बच्चों में देखी गई, बाहर जा नहीं पाए, इनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। लेकिन जो अब एग्ज़ाम चल रहे हैं वो ऑफलाइन है, सेंटर पर जाना पड़ रहा है और 3 घंटे के लिए आपको अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर करना पड़ रहा है जो नॉर्मल होता है। तो इन सारी बातों पर आज डिस्कशन होगा। सर, बोर्ड एग्जामिनेशन हम सब लोगों के बीच में है और बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं। हालांकि ये सेकंड है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं सीबीएसई के। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए कि बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान घर का एनवायरनमेंट, खासकर पेरेंट्स को किस प्रकार से रखना है और बच्चों की किस प्रकार से हेल्प करनी है। दर्शकों नमस्कार। पहली बात तो मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों को जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज़ कि आप उत्तीर्ण हो, अपने जो आपके सपने हैं, जो आप कैरियर बनाना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिले। देखिए सुनील, आपने जो सवाल पूछा कि घर में क्या वातावरण होना चाहिए, पेरेंट्स को और बच्चों को क्या समझना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल पहली बात तो पेरेंट्स पे आता है कि देखिए आमतौर पे ये देखा जाता है हमारे समाज में कि कंपटीशन बहुत है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हर चीज़ के लिए एक एक कुर्सी के लिए बहुत ज़्यादा लोग एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो कंपटीशन ज़्यादा होने से आमतौर पे एक स्ट्रेस का माहौल बन जाता है परिवार में, बच्चों के दिमाग में भी और पेरेंट्स को में भी। लेकिन वास्तविकता ये कि अल्टीमेटली बच्चे को करना है, उसको पूरी तैयारी करके एग्जाम दे के आना है। तो पेरेंट्स को तो ये समझना ही होगा कि हमें अपने महत्वाकांक्षाओं को, अपने प्रेशर को बच्चों पे नहीं ट्रांसफ़र करना है। अब आजकल ये सब बातें जानते भी हैं, लेकिन अंत समय पे आते आते हम देखते हैं कई पेरेंट्स अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चों पे डाल देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, आप ये बन जाओ। देखिए एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो पढ़ाई 2 साल करनी थी कर ली, 10वीं में 1 साल जो करनी थी कर ली, अब केवल उनको रिवीजन करके एग्ज़ाम दे के आनी है। जितना माहौल पॉजिटिव रहेगा, जितना माहौल खुशनुमा रहेगा,
उतना बच्चा अच्छी तैयारी करेगा, उतना एग्ज़ाम दे के आएगा और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। एग्ज़ाम की जो स्ट्रेस होता है, कुछ स्ट्रेस नेचुरल होता है, हर बच्चे के ऊपर होता है। बच्चे को भी पता है कि उसको अच्छे नंबर लेके आने का प्रेशर है, क्लास में आगे रहने का प्रेशर है, फिर आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, बहुत सारे प्रेशर बच्चे के ऊपर पड़े हुए हैं। तो पेरेंट्स को केवल मॉरल सपोर्ट बनना है। मॉरल सपोर्ट का मतलब है कि बच्चा पढ़ रहा है, जितना पढ़ रहा है, जैसा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, केवल उसको सपोर्ट करें। उसको जिस ट्यूशन की जरूरत है ट्यूशन लगवाएं, जब आपकी जरूरत है आप उनके लिए अवेलेबल रहें। आपकी मॉरल सपोर्ट के अलावा बच्चों को इस समय कुछ नहीं चाहिए। ये 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, ये कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। जहाँ तक बात सुनील आपने कहा बच्चों के लिए क्या करना है, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम, एक 3 घंटे का एग्ज़ाम आपका ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता है, तो उसको केवल एक 2 या 3 घंटे के एग्ज़ाम की तरह ले। हाँ, अच्छी पढ़ाई करें, अपना बेस्ट, अपना एक तरह से मेहनत करें, अपनी पूरी कोशिश करें, नंबर अच्छा लाने की कोशिश करें, लेकिन उसको अपना प्रेस्टीज इशू ना बनाएं। क्या नंबर आते हैं वो बहुत सारी बातों पे निर्भर करता है। आपने क्या तैयारी कर रखी है, सवाल क्या आ रहे हैं, जब चेक हो रहा है उसमें आपने अनजाने में क्या लिखना भूल गए या क्या आपने लिख दिया। कभी कभी अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती है जो आप नहीं करते हैं, बहुत सारे मैटर करते हैं। तो आपके रिजल्ट का प्रेशर अपने ऊपर लेके मत चलें। देखिए, पुरानी कहावत है जो गीता का सार है कि कर्म करें और फल की चिंता ना करें। अपने मन के ऊपर किसी भी तरह के रिजल्ट का प्रेशर लेके ना चलें। 99% आते हैं, 90% आते हैं, 70% आते हैं, 40% आते हैं। अगर आप टारगेट रिजल्ट का लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर आप दबाव बढ़ा लेंगे, प्रेशर बढ़ा लेंगे, और वो प्रेशर आपकी परफॉर्मेंस को कम ही करेगा। आप केवल अपना काम करिए, आप अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, जितना पढ़ाई कर सकते हो उतना करिए, और अंत में जब एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, एग्ज़ाम देते उस एग्ज़ाम को भूल जाइए। मुड़ के मत देखिए कि उस एग्ज़ाम में ये मैं ऐसा कर सकता था। कभी कभी हम जब एक एग्ज़ाम खत्म हो जाता है उसमें उलझ जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा अच्छा हुआ बुरा हुआ छोड़ दीजिए, अब अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। यदि आप इस एटीट्यूड के साथ करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप अपनी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पहले आपसे टॉस किया और जानना चाहा क्योंकि कोरोना काल में ये देखा गया कि घरों में मेंटल ट्रॉमा, मेंटल इलनेस बहुत थी, तो इसलिए मैंने आपसे जानना चाहा कि घर का एनवायरनमेंट कैसा हो। और हालांकि कोविड अभी गया नहीं है, दिल्ली में केसेस आ रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं जो पिछले साल इन दिनों देखे गए थे, और बच्चे पिछले 1 साल से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाए। इसलिए मैंने क्वेश्चन आपसे मैंने किया जिससे आप दर्शकों को बता सकें, उन अभिभावकों को बता सकें जिनके बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं। अगला सवाल सर मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, आप एक सीनियर आई सर्जन हैं और आप अपनी ओपीडी में बहुत सारे लाखों बच्चों को देख चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिन बच्चों की विज़न प्रॉब्लम है, क्योंकि ये देखा गया कि जब ऑनलाइन क्लासेस हुई कोविड में, तो ऑनलाइन क्लासेस करते करते बच्चों की आंखों में बहुत सारी परेशानियां आईं। अब जब अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने बच्चे सेंटर पर जा रहे हैं तो ऑफलाइन क्लासेस हैं, तो ये जो डिफरेंसेस देखा गया ऑनलाइन क्लासेस का ऑफलाइन का, किस प्रकार से निकल कर आ रहा है। बहुत सारी परेशानियां आंखों में हो रही हैं, आंखों में दर्द होने लगता है, ज़्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं। तो इन सारी परेशानियों पे आप किस प्रकार से प्रकाश डालना चाहते हैं जिससे पेरेंट्स को और बच्चों को इसमें राहत मिल सके? सुनील, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि पिछले 2 साल में जिस तरह से कोरोना और उससे संबंधित लॉकडाउन ने हमारे खासकर ये विद्यार्थी जो स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उन पे बहुत ही दुष्प्रभाव डाला है। पहली बात तो जो स्कूल जाके जो ऑफलाइन पढ़ाई के जो सोशल बेनिफिट्स होते थे, साइको सोशल बेनिफिट्स, वो उनको नहीं मिल पाए, ऑनलाइन क्लासेस में उनको मजबूरी में करनी पड़ी। तो हम देख रहे हैं जैसे अभी आजकल हमारी ओपीडी में एग्जाम डेज आ रहे हैं, रोज़ ये इस तरह के करीब 20-25 से 40 बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनकी एक ही चीज़ पेरेंट्स लेके आते, जी स्कूल जाना शुरू किया, ब्लैक बोर्ड पर कुछ नहीं दिख रहा, और ब्लैक बोर्ड पर नहीं दिख रहा तो उनके आंखें चेक कर रहे तो उनको नंबर आ रहा है। तो एक बात तो ये साबित हो जाती है कि जब बहुत ज़्यादा नज़दीक का कोई भी काम करते हैं, जैसे चाहे बुक रीडिंग है, चाहे मोबाइल यूज़ है, चाहे टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, लगातार नज़दीक का काम करने से हमारा मायोपिया बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। और ये पिछले 2 साल में जो हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, 25-30-40 साल से हम पढ़ते आ रहे हैं, एज ए आई सर्जन हम पढ़ते आ रहे हैं, ये इस तरह से एक प्रत्यक्ष रूप से साबित हो गया कि किस तरह से हमारा नज़दीक का काम करने से चश्मे का नंबर आता है और बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा जो आप सुनील पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब ऑफलाइन की क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो देखिए ऑनलाइन क्लासेस से जो मैंने बताया साइको सोशल डिसएडवांटेज रहे कि बच्चे अपने मित्रों से दूर रहे, से केवल स्क्रीन पे देखते जा रहे थे। टीचर से जब कोई भी हम मीटिंग, अब फेस टू फेस मीटिंग करते हैं, फेस टू फेस पढ़ाई करते हैं,
आपस में मित्रगण मिलते हैं तो बच्चे की एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, साइको सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा पढ़ने का एक मज़ा आता है। स्पोर्ट्स एक अलग एक सब्जेक्ट है जो बिल्कुल ही 2 साल से हट गया है। अब जो बोर्ड के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें अगर हम बात करें जो चल रहे हैं कि जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की हैबिट हो गई थी, अब ऑफलाइन क्लासेस, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑफलाइन क्लासेस मिली ही नहीं, जो 10वीं और 12वीं के सीधा वो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए कुछ नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। तो एक तो पढ़ाई के लिए रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं कि जब वो पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो ऑफलाइन क्लासेस की हैबिट नहीं है 2 साल से, एक तरह से जाके वो करने लगे हैं, उनके लिए समस्या आ रही हैं। दूसरी बात होती है कि लिखने की हैबिट बहुत कम हो गई थी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन आ रहा था, स्कैन हो गए, प्रिंट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लिखने की हैबिट कम हो गई। तो हम ये भी देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों को ये देखने में आ रहा है कि उनकी लिखने की स्पीड कम होने से एग्जाम में वो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनकी जो पूरा एग्जाम कंप्लीट करने की जो 2 से 3 घंटे का जो भी ड्यूरेशन मिलती है उसमें उनको पूरा करने में दिक्कत आ रही है। तो हालांकि प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें दूर की जा सकती हैं। जहाँ तक आंखों की बात आ रही है, आंखों पे हम देख रहे हैं कि चश्मे का नंबर बढ़ने के अलावा आंखों में एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी एक समस्या है, जो पहले उन लोगों में होती थी जो कंप्यूटर पे काम करते थे, एक तरह से कॉल सेंटर में होते थे या कॉर्पोरेट कंपनीज में काम होते थे, करने जाते थे। ये ऑनलाइन क्लासेस जो एक नया एक कंसेप्ट आया पिछले 2 साल में, इन्होंने बच्चों में वही लक्षण लेके आ रहे हैं। आंखों में ड्राइनेस बढ़ रही है, खुजली बढ़ रही है, स्ट्रेस से उनकी आंखों में जलन होने लगती है और पढ़ने में एक तरह से स्पेलिंग मिस्टेक होना, बहुत सारी समस्याएं आती जा रही हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब कोरोना काल जैसे जैसे जा रहा है, ज़िंदगी नॉर्मल हो रही है, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रही है तो बच्चों के नंबर का पता लग रहा है, लेकिन चश्मे लगाने के बाद बच्चे नॉर्मल धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बोर्ड के एग्जाम तो अब चल ही रहे हैं, जो 10वीं 12वीं के लोग हैं अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस की हैबिट की वजह से डेफिनेटली उनके लिए थोड़ा सा चैलेंज एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब बिल्कुल से पेरेंट्स की जिम्मेदारियों के साथ साथ स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेदारियां हैं कि बच्चों को थोड़ा सा मोरल सपोर्ट करें, उनकी अच्छे से काउंसलिंग करें, जिससे उनके मन में जो भी निगेटिविटी है, जो मेंटल इलनेस है, वो निकल कर आए और अपने एग्ज़ाम में वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। सर, अगला सवाल मैं करना चाहता हूँ, ये अधिकतर बच्चों में देखा जाता है कि जैसे अगर पता है कि कल बोर्ड एग्जामिनेशन हमारे है तो रात भर बच्चे पढ़ते हैं, और बहुत से बच्चों में स्पेक्ट लगा है, चश्मे का नंबर है और बहुत सारी परेशानी है, लेकिन जब सेंटर पर अगले दिन जाते हैं क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, आंखों में परेशानियां होने लगती है, दर्द आने लगता है, पानी होने लगता है और सिर दर्द करने लगता है। ऐसी परेशानी से बचने के लिए एक दिन पहले बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, जिससे बच्चों की निगरानी इस प्रकार करें जो अपने सेंटर पर जाकर एग्जाम ठीक से दे सकें? बिल्कुल सुनील, ये समस्या जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की है कि लोग जब एग्ज़ाम की तैयारी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो कभी कभी पूरी रात पढ़ते रहते हैं, और ऐसा भी देखने में आया है कि पूरी रात पढ़ते रहे और जब एग्ज़ाम के टाइम जाते हैं तो उनका शरीर एक तरह से ब्रेकडाउन हो रहा होता है, उनका दिमाग थोड़ा शिथिल हो जाता है और एक तरह से नींद आने लग जाती है, और जितनी मेहनत की होती है वो एग्ज़ाम के 2 या 3 घंटे का जो समय होता है उस समय वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो देखिए, इसे तो बहुत एक इसका सरल सा इलाज है कि पहली बात तो प्रेशर अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। एग्जाम के लिए जब जा रहे हैं तो आपको अपने नॉलेज के साथ साथ माइंड भी फ्रेश रखना है, और माइंड फ्रेश जब तक नहीं होगा जब तक आप कम से कम 5-6 घंटे की नींद, कम से कम, हालांकि 8 घंटे की नींद जरूरी है, परंतु कम से कम 5-6 घंटे की नींद जरूर लें। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा, पहली बात कि आंखों के हिसाब से देखा जाए तो जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय लगातार बुक पे या स्क्रीन पे ध्यान ना दें। यहाँ पे बच्चों मैं बताना चाहूँगा, एक 20-20 रूल होता है जो हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में सबको बोलते आ रहे हैं। कई साल से हम इस चीज़ को सबको बताते हैं, वेबसाइट पे लिखा होता है कि 20-20 रूल। तो ये रूल जो होता है आपको पढ़ते समय भी अप्लाई करना है, क्योंकि आजकल पढ़ाई भी स्क्रीन पे होने लगी है, और यदि बुक से भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि यदि आप 20 मिनट पढ़ चुके हैं तो 20 मिनट बाद आपकी आंखें और दिमाग थकने लगता है, तो उस समय आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आधे से 1 मिनट का, जिसमें 20 सेकंड के लिए आप 20 फुट की दूरी पे ध्यान दीजिए, थोड़ा आंखों को केंद्रित करिए दूर, ताकि आपकी आंखों की मसल्स रिलैक्स हो जाए, और जब मसल रिलैक्स हो जाएंगी तो आपकी आंखें फ्रेश होकर अगले 20 मिनट या आधा घंटे के लिए दोबारा काम करने लायक हो जाएंगी। दूसरा, आंखों में ड्राइनेस होने लगती है, खासकर यदि आप टैबलेट पे, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं तो ड्राइनेस होने लगती है। उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि पलकों को झपका भी लें, जैसे 20 सेकंड के लिए जब आपने दूर देखा उसके बाद 20 सेकंड के लिए आंखें या तो बंद कर ले या 20 सेकंड के लिए या 20 बार आंखों को झपका ले। इससे आपकी जो आंखों की जो टीयर फिल्म है, जो आंसुओं की परत है, वो भी रिफ्रेश हो जाएगी, और विश्वास करिए जब आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मैं काफ़ी फ्रेश हो चुका हूँ। तो हर 20 से 30 मिनट में यदि आप ब्रेक लेते जाएंगे तो आपका माइंड भी फ्रेश होते जाएगा, आंखें भी फ्रेश होती जाएंगी और आंखों में नमी भी बरकरार रहेगी। तो ये टिप एज ए आई स्पेशलिस्ट मैं आपको दूंगा, जो आपको काफ़ी हद तक फायदा करेगी यदि आप फॉलो करेंगे।
दूसरा, यदि आपको ड्राइनेस ज़्यादा रहती है तो कोई भी एक ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप आती है, कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, कई नामों से मिलती है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा प्रोग्राम पे। तो कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज टीयर ड्रॉप्स होते हैं एक तरह की, आप वो आंखों में डालेंगे, आर्टिफिशियल टीयर्स, उससे आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। दूसरा, अपने आप को पहचानिए। सुनिए, ये बहुत कॉमन होता है कि लोग, हर बच्चा अपने किसी ना किसी से कंपेयर करता होता है, पेरेंट्स भी करते हैं, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे समझना होता है, पेरेंट्स आमतौर पे गलती करते, देख तेरा दोस्त कितना पढ़ रहा है, उसना वो तो ऐसा कर रहा है, उसके कितने नंबर आते हैं, या तेरा भाई ऐसा कर रहा है, या तेरे बड़े भाई तो ऐसा करता था। देखिए, हर व्यक्ति अलग है, हर बच्चा अलग है। यदि आपका बड़ा बेटा या बेटी ने 12 घंटे पढ़ के कोई एग्जाम पास किया, तो जरूरी नहीं कि छोटा बेटा या बेटी आपका 12 घंटे पढ़े। हो सकता है वो 4 घंटे पढ़ के, 8 घंटे पढ़ के अपने तरीके से वो उतने नंबर लेके आए, और हो सकता है वो उतने नंबर लाने के लिए बना ही ना हो सकता है उसका डिफरेंट फील्ड में इंटरेस्ट हो। तो जो भी वो आपके प्रेशर आपको केवल उसको तोड़ेगा, बच्चे को वीक करेगा। तो प्लीज अपने बच्चों पे इस तरह का प्रेशर मत डालिए। कोई कंपैरिजन नहीं करना है, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति अलग है। आप देखेंगे किसी भी, चाहे स्पोर्ट्स में देख लीजिए, हर बैट्समैन का तरीका अलग होता है। कोई फास्ट बैटिंग करता है, सहवाग अलग तरह की बैटिंग करते थे, राहुल द्रविड़ अलग तरह की बैटिंग करते थे। सारे सहवाग नहीं बन सकते, इसी तरह सारे राहुल द्रविड़ नहीं बन सकते। सो प्लीज, पढ़ाई में भी हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, सबकी तरीके अलग होते हैं पढ़ने के। उसी प्रकार पढ़ाई करने का तरीका और समय और उनके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं। तो हमें अपने बच्चों के टैलेंट की और इंक्लिनेशन की रिस्पेक्ट करनी है। जी हाँ, उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए, समझाइए। यदि वो गलती कर रहे हैं तो उनको सही दिशा दिखाइए, लेकिन प्रेशर मत डालिए और अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चों पे बिल्कुल मत आने दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पर आपने एम्पैथाइज किया, जोर दिया, जिसमें आपने बताया कि बच्चे को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना है। और मैं अपने शो में जब भी कोई एक्सपर्ट को बुलाता हूं, अभी हमारे साथ डायरेक्टर थी दशमेश स्कूल की मैम, वो ये बात बोल के गई हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं करना है। ये बहुत देखा जाता है, पेरेंट्स बच्चे से कहते हैं कि तुम्हारे बड़े भाई के मोर देन 90% थे, आपके कज़न के इतने थे, आपका अगला फ्रेंड इतना लेकर आया, उसको बहुत प्रेशर करते हैं। और इसमें क्या होता है कि बच्चा सर मेंटल ट्रॉमा में आ जाता है कि मेरे पापा मुझे ये बोल रहे हैं, मेरी मम्मी मुझसे ये बोल रही हैं, और ये बहुत सारी परेशानी देखी जाती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हर इंसान इस धरती पर अलग है, डाइवर्सिटी है हर फील्ड में। आपने स्पोर्ट का एग्जाम्पल दिया, हर जगह हर इंसान के काम करने का तरीका अलग है। आप डॉक्टर प्रोफेशन में हैं, आपका प्रोफेशन अलग है, मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा काम करने का तरीका अलग है। जो अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोग हैं, उनके सबके काम करने के तरीके अलग हैं, और किसी एक के काम के आधार पर किसी को दूसरे को जज नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल सर मेरा आपसे है कि दिल्ली में कोरोना के केस अब भी आ रहे हैं, हालांकि सीबीएसई ने कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन सेंटर पर करने की जरूरत दी है। जब बच्चा बोर्ड एग्जाम देने जाए तो पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी बनती है, कोरोना को लेकर बच्चे को समझाए? बिल्कुल सुनील, ये एक नया चैलेंज है बच्चों के लिए जो 10वीं 12वीं बोर्ड के लिए देने जा रहे हैं। बाय चांस अब जब बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इस समय एक तरह से नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ने लगे हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, हमें प्रिकॉशंस तो फॉलो करनी चाहिए। बच्चे जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पहली बात, उनको एक तरह से आप एक अपने पानी की बोतल अलग से देंगे, जो भी रूल्स के हिसाब से होता है, जो कि किसी से शेयर ना करें। बच्चों को भी समझना है कि जब इस दौरान मिल के एक साथ बैठ के लंच वगैरह ना करें, खाना पीना ना खाएं, अपने आप को थोड़ा आइसोलेट रखें, क्योंकि यदि आपको एग्जाम के समय बुखार आ जाता है तो आपका पूरे साल भर की मेहनत खराब हो सकती है। इसके अलावा जो कोविड प्रिकॉशंस हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, स्पेशली मास्क का जो रोल है, उसको बहुत ध्यान में रखना है। तो सभी बच्चों को अपने एग्जाम में जाते समय मास्क पहन के जाना है, और मास्क ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रोटेक्शन दे, साथ साथ आपकी एक तरह से ये मान लीजिए कि आपको दम भी ना घुटे। यदि आपको N95 मास्क सूट करता है और आप उसके साथ कंफर्टेबली एग्जाम दे पाते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आपको लगता है कि उसमें आपका सांस घुट रहा है और आपकी परफॉर्मेंस और मेमोरी में, मतलब चीज़ों को याद करने में, लिखने में दिक्कत आ रही है, तो आप बिल्कुल भी N95 को कंपलसरी नहीं है, आप 3 प्लाई अच्छी क्वालिटी का मास्क पहन के रखिए, उससे भी आप अपनी सेफ्टी को बरकरार रख सकते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा एक छोटी सी टिप की, जो मास्क आता है 3 प्लाई मास्क, उसमें एक पिन वाला मास्क आता है, जिसमें एक नोज़ वाले एरिया में पिन होते हैं, जिससे फोल्ड करके आप वो नाक के ऊपर होल्ड कर सकता है। तो 3 प्लाई मास्क विद पिन दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को चश्मा लगा होता है, और आपने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम में अगर हो सकता है वहाँ पे एसी हो, क्लासरूम में ना हो, तो एक तरह से पसीने आने शुरू होते हैं और फॉगिंग होने शुरू हो जाते हैं। चश्मे पे फॉगिंग जो है वो काफ़ी हद तक आपको परेशान कर सकती है बच्चे को। तो ये ध्यान रखना है कि मास्क ऐसा हो कि फॉगिंग जो अपने वो सांस छोड़ रहा है वो या तो साइड से निकले और नीचे निकले, ऊपर चश्मे की तरफ ना आए। और बच्चों, एक छोटा सा मैं आपको टिप और दूंगा, यदि मास्क पहनना, जैसे आपके अगर एग्ज़ाम रूम में ज़रूरी है और जो पहनना चाहिए, और यदि आपको चश्मा भी लगाना हुआ है,
तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप होती है, आप कोई भी एक टेप लेके नाक के ऊपर, मास्क के ऊपर इस तरह से लगाए कि आधी टेप मास्क के ऊपर आ जाए और आधी नाक के ऊपर चिपक जाए और यहाँ से लेंथ तक चली जाए, ताकि आपके चश्मे पे फॉगिंग होनी बंद हो जाए। क्योंकि ये समस्या आ रही है, बहुत सारे बच्चों में इस तरह की समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम गर्मी का है, इसमें गर्मी बड़ी तेज़ी से आई है और बोर्ड के जब आप एग्जाम जब रूम में देने जा रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों में एयर कंडीशन नहीं होता। जहाँ एयर कंडीशन होगा वहाँ पे समस्या नहीं आएगी, परंतु यदि एयर कंडीशन नहीं है तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। और ऐसे में यदि आपको लगता है फॉगिंग ज़्यादा हो रही है तो नीचे वाले मास्क को थोड़ा सा रिलीज कर दीजिए, ताकि जो आप सांस छोड़ रहे हैं वो नीचे की तरफ आए। क्योंकि उस समय आपको 2-3 घंटे एग्जाम देने के लिए किसी भी तरह की परेशानी जो आपकी लिखने की कैपेसिटी को या पढ़ने की कैपेसिटी को कम करें, वो हिंड्रेंस मत आने दीजिएगा। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई, और इस प्रोग्राम को मैंने आज इसीलिए मतलब आपके साथ बना रहा हूँ, ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, जिससे बोर्ड एग्जामिनेशन जो बच्चे दे रहे हैं उनके सामने बहुत सारी परेशानियाँ हैं, वो इस प्रोग्राम के माध्यम से दूर हो जाएं। और आपने कहा कि आपकी ओपीडी में ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद डायरेक्टली स्कूल गए तो बहुत सारी परेशानियाँ उनके साथ देखने को मिल रही हैं। तो उम्मीद इस मंच से यही है कि हर बच्चा अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, उसके मार्क्स अच्छे आएँ, फ्यूचर अच्छा बने। और कहते हैं कि अगर पेरेंट्स पॉजिटिव होते हैं, एनवायरनमेंट घर का अच्छा होता है, तो बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, आप हमारे इस मंच पर आए और अपने बच्चों को, पेरेंट्स को बताया कि बोर्ड एग्जामिनेशन में किस प्रकार से अपने घर का एनवायरनमेंट रखना है। क्योंकि अभी भी कोविड देखा जा रहा है लेकिन उतना मतलब डर नहीं है जो लास्ट ईयर था। चलते चलते अगर आप दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं सर, तो आप कह सकते हैं। देखिए, चलते चलते मैं कहना चाहूँगा, पहली बात तो मैं उन सभी बच्चों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा, अपना आशीर्वाद देना चाहूँगा कि अपने उत्तीर्ण रहें, अपने सपने पूरे करें। आप जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतने आपके मार्क्स आएँ और उस तरह का कोर्स लें और आगे बढ़ें। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, हालांकि ये बात फिलॉसफिकल लगती है, लेकिन कभी कभी हमारी डेस्टिनी अपना एक कोर्स ले रही होती है। हम देखते हैं एग्ज़ाम के बाद, जब कोई भी एग्ज़ाम में यदि किसी कारण से आप अपने अपेक्षा के अनुसार यदि आप एग्ज़ाम नहीं कर पाते हैं तो बड़ी निराशा आ जाती है। तो उससे कई तरह के नुकसान होते हैं। पहली बात, यदि आपने 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम है या 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम है, एक सब्जेक्ट में अगर आपके अपेक्षा के अनुसार आप नहीं कर पाए, तो आप वो जो निराशा है वो बाकी एग्ज़ाम में भी नुकसान पहुँचाने लग जाती है। तो पहली बात, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक जो एग्ज़ाम हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ उसको भूल जाओ। अब आपको उसको सोचना ही नहीं है। कभी कभी पेरेंट्स भी पूछना चालू करते हैं कि तो वो एग्ज़ाम कैसा हुआ, उसमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। नहीं, ना पेरेंट्स को उस एग्ज़ाम को पूछना है, ना बच्चे को खुद को सोचना है। अगले एग्ज़ाम की सोचिए। दूसरी बात, हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ प्लान कर रखे हो और आप कुछ चाहते हो करना, उस हिसाब से करना चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभी डेस्टिनी अपना एक कोर्स लेती है और कभी कभी आपको मोड़ती है। तो मेरा अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, कभी कभी हम जो चाह रहे होते हैं और जो हमें मिल रहा होता है उसमें एक रास्ता बदल जाता है। कि मैं कहना ही चाहता हूँ कि यदि आप अपने एग्ज़ाम में उतना नहीं कर पाते जितना आप उम्मीद कर रहे हैं, या पेरेंट्स को लगता है कि आपका बच्चा उतना नहीं कर पाया, तो एक बात याद रखिएगा, कुछ सालों में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि वो जो किया था वो बहुत अच्छे के लिए था। जो कहते हैं जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो प्लीज़ किसी भी एक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में या पूरे रिजल्ट को, यदि रिजल्ट में निराशा मिलती है तो उससे अपनी निराशा को कंट्रोल करें। क्योंकि चाहे 10वीं का एग्ज़ाम हो चाहे 12वीं का एग्ज़ाम हो, वो आपका कभी कैरियर डिसाइड नहीं कर रहा, ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर रहा। हो सकता है कि एक फेलियर आपको किसी और बड़ी सक्सेस के लिए तैयार कर रहा हो। पेरेंट्स को भी समझना है कि बच्चों को हर हाल में मॉरल सपोर्ट दें। एग्ज़ाम अच्छा हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी, रिजल्ट अच्छा आया तो भी, नहीं आया तो भी। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चों की निराशा या पेरेंट्स का प्रेशर कभी कभी बहुत एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर कर देता है और बाद में पता चलता है कि ऐसा बिल्कुल गलत था। तो सब पॉजिटिव रहे, पूरा परिवार पॉजिटिव रहे, और मैं दोबारा शुभकामनाएं देता हूं कि साहब अपने ज़िंदगी आपकी अच्छी हो और आपका कैरियर अच्छा बने। तो देखा आपने, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने आपको बताया, समझाया, बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं, पैनिक बिल्कुल ना करें। सर ने कहा आंखों से संबंधित परेशानी है तो उस पर ध्यान दें, और बताया किस प्रकार से आपको मास्क लगाना है जिससे फॉगिंग चश्मे पर नहीं होगी आपकी, और ये बताया कि घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ पेरेंट्स को हिदायत दी है कि अपने बच्चे को आप किसी से दूसरे से कंपेयर ना कीजिए, हर बच्चा अलग तरीके का होता है, इसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। और ये कई बार देखा जाता है कि बच्चे को ज़्यादा इंसिस्ट करने पर उसका परफॉर्मेंस अच्छा निकल कर नहीं आता है। तो इन सारी बातों पर आप ध्यान देना। उम्मीद यही है कि सभी बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा करेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने ऑलरेडी बहुत हिदायत दे रखी है कोविड को देखते हुए। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सीसीएन के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।